नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्षवर्धन सतपाल ने विधानसभा के दावेदारों से की बंद कमरे में मुलाकात। दावेदारों के दावों का किया आकलन, तैयार किया रिपोर्ट कार्ड। भरवेली ट्रिपल मर्डर केस में बुधवार को अदालत ने सुनाया अहम फैसला। हत्या के आरोपी उत्तम कुमार को 36,000 रुपए के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा। पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाओं ने रखा निर्जल व्रत। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में की गई वट पूजा। नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला। मामले के आरोपी राजेश उर्फ गोलू को 22,000 के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और जिला पंचायत में हुई सामान्य सभा की बैठक, ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संगठन व पार्टी को मजबूत बनाने में जुट गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी राजनीतिक गलियारों में गर्म राजनीति के बीच कांग्रेस पार्टी जिले की सभी 6 सीटों को संवेदनशील सीट मान रही है और लगातार पार्टी के पदाधिकारी जिले का दौरा कर इन सीटों में दावेदारी प्रस्तुत करने वाले दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी 7 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बालाघाट पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सभी 6 विधानसभा क्षेत्र की स्थिति और दावेदारी का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया था, जिसके सप्ताह भर बाद बुधवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्षवर्धन सतपाल सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने दावेदारी प्रस्तुत करने वाले दावेदारों की दावेदारी का आकलन किया। साथ ही सभी दावेदारों से बंद कमरे में 1-to-1 मुलाकात की। सभी दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया और सिवनी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने अपने इस आगमन पर 6 में से 3 विधानसभा क्षेत्र में अपना फोकस रखा, जिसमें बालाघाट, वारासिवनी और कटंगी विधानसभा क्षेत्र का समावेश है। अपने इस आगमन को लेकर की गई चर्चा के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्षवर्धन सतपाल ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। सतन जी, आपका आगमन टिकट के दावेदारों को लेकर पता चला? नहीं, चुनाव टिकट तो एक अपनी जगह वाला है। चुनाव है, राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल में एक सचिव के नाते मुझे जो जिम्मा सौंपा है तो हर किसी को सुनना, उनसे बातचीत करना, ये संवाद एक कांग्रेस की परंपरा रही है। मैं उसी का निर्वाह करते हुए यहाँ पर आया। किस तरह की प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया तो राजनीतिक प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है, बातचीत होती है इशू के साथ। जिस तरह से चुनाव आगे आने वाला है, किस तरह का कांग्रेस को लेकर किस तरह से क्या करना है? इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न समितियों का गठन हुआ है और उस कैंपेन कमेटी है, समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये सब कमेटी अपने तरीके से काम करेगी। चुनाव का टिकट की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित स्वरूप में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसका फैसला किया करती है और वो सही समय पर उचित स्वरूप में काम मध्य प्रदेश में मैं उस कमेटी का नए हिस्सा होने के कारण उसको भी बात करूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और किसी पार्टी से अलायंस करेंगे? इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस सवाल के जवाब के लिए वो अधिकार रखती है। मेरा वो कार्यक्षेत्र और दायरा नहीं है, मैं उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हो चुका है और स्क्रीनिंग कमेटी इसका बारे में अगला जो भी फैसले हैं वो फैसले करेगी। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक समिति जरूर बनी है टिकट बंटवारे के, टिकट को लेकर सब लोगों से बातचीत करके। वहीं केंद्रीय पर्यवेक्षक के इस आगमन और दावेदारी को लेकर की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वे उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। ये तो एक निरंतर की प्रक्रिया है। जो लोग भी आते हैं तो अपनी बात रखते हैं, मगर मेनली उनका उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन रूट लेवल तक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़
प्रदेश में क्या और मुद्दे हो सकते हैं जो वर्तमान मुद्दों के अलावा स्थानीय जिलों के भी अलग अलग मुद्दे कुछ हो सकते हैं। फिर यो तुम्हारा हम घोषणा पत्र समिति में क्या क्या मुद्दे उठाल सकते जो उनके सुझाव भी मिले। खास लोगों से कम ये जो प्रोमिनेंट फिगर को उन्होंने बुलाया 10-12-13 लोगों को, तो उससे जो है कुछ जानकारी भी ली है। आपने भी आज अपनी दावेदारी रखने का प्रश्न ही नहीं है। कार्यकर्ता अगर कोई बोल रहा है हमारे बारे में कि नहीं भगत जी को दो यहाँ बालाघाट में, वो बात अलग है, इसमें पार्टी विचार। अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती तो आप तैयार हैं? पार्टी तो जो अभी जिला कांग्रेस कमेटी की जवाबदारी दी तो कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। अगर पार्टी अगर बोले कि नहीं, हम तो 1980 से जो पार्टी का आदेश होता है उसको पूरी तरह से निर्वहन करते हैं और करेंगे जब सिपाही है। कांग्रेस सेवा दल की ब्लॉक स्तरीय बैठक आज नगर के गुलमोहर होटल में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता और जिले के प्रभारी पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा के प्रमुख उपस्थिति में हुई। बैठक में कांग्रेस सेवा दल द्वारा किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोहता ने कहा, लगातार बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ 4 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल द्वारा महंगाई की शव यात्रा निकालकर मुंडन संस्कार भी किया जाएगा। आज जिला कांग्रेस सेवा दल की ब्लॉक स्तरीय मीटिंग आहूत की गई है। इसमें पूरे बालाघाट जिले के हमारे सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ आगामी 4 जुलाई के दिन कांग्रेस सेवा दल द्वारा, जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा महंगाई की शव यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से होते हुए मुख्य मार्ग होते हुए काली पुतली चौक तक निकाली जाएगी और बाकायदा जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें शव यात्रा का आयोजन किया गया है। शव यात्रा के साथ साथ में इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार द्वारा जो आम जनमानस के ऊपर दबाव बनाते हुए लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, उसी के विरोध में मुंडन संस्कार भी किया जाए। वहीं जिले के प्रभारी पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने कहा कि यह कार्यक्रम कांग्रेस सेवा दल द्वारा किया जा रहा है, जिसको विशेष कार्य रूप देने चर्चा की गई है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख फ्रंटल संगठन में सेवा दल का है, जिसमें सेवा दल की तरफ से ब्लॉक स्तरीय मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग का मैं यह समीक्षा किया कि आगे का कार्यप्रणाली क्या है और कैसे इसको आगे किया जाए। इसके तहत इन लोगों का जो कार्यक्रम मुंडन संस्कार का है महंगाई के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, उसको एक विशेष कार्य रूप देने का पर चर्चा की। पति की दीर्घायु की कामना के साथ बुधवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में महाराष्ट्रीयन हिंदू समाज की सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जल व्रत धारण कर वट पूजा की गई, जिसमें उन्होंने पूर्ण विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति के दीर्घायु की कामना की। साथ ही ब्रह्मा, सावित्री और सत्यवान की पूजा कर वट वृक्ष की परिक्रमा कर आस्था और विश्वास का धागा बांधा। वट वृक्ष की पूजा कर विभिन्न प्रकार के फल, मिष्ठान, हल्दी, कुमकुम व सिंदूर सहित सुहाग की सामग्रियां अर्पित की। वट पूर्णिमा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान श्रीमती किरण फुलसुंघे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। ये वट पूर्णिमा का त्यौहार है। जो सत्यवान था उसकी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत किए थे, तो सभी सुहागन ने आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। इसकी विधान रहती है सुबह से निरंकार आके जल भी नहीं लेना और इसकी पूजा करना। ये व्रत कल छूटता है। सामग्री में है तो इसमें पके आम लगते हैं, कच्चा धागा, हल्दी, सुहाग का सामान ये चढ़ाया जाता है। इसी तरह वारासिवनी में भी महाराष्ट्रीयन वट सावित्री व्रत की चहल पहल देखी गई, जहां सुहागिन महिलाओं ने पूर्ण विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु के लिए कामना की।
इसी तरह लांजी में भी सुहागन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की दीर्घायु के लिए कामना की। शादी के 3 माह बाद ही एक नव विवाहिता ने जहरीली वस्तु का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक महिला का नाम थाना बैहर ग्राम छपारा निवासी श्रीमती प्रियंका पति तिजुदास सर्वे बताया गया है। इस नव विवाहित द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने की वजह पति द्वारा चरित्र पर संदेह पर प्रताड़ित करना बताया गया है। वारासिवनी एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में अधीनस्थ सिकंदरा सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने सेक्टर की महिला पर्यवेक्षक अर्चना मेश्राम पर धमकी देकर मानसिक रूप से परेशान करने व विभागीय योजनाओं के नाम पर अवैध रूप से पैसों की वसूली करने का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने संबंधित अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर उक्त पर्यवेक्षक का जिला स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। साथ ही 8 दिनों के भीतर मांग पूरी न होने पर काम बंद कलम बंद हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पीड़ित सहायिका श्रीमती मालतन सूर्यवंशी ने महिला पर्यवेक्षक द्वारा 20,000 रुपए मांगे जाने की बात कही। मेरा नाम है मालती सूर्यवंशी। मेरा आंगनबाड़ी केंद्र है सिकंदरा पटेल टोले का, यानी केंद्र क्रमांक 3 है। मैं वहाँ की सहायिका हूँ। यानी 1999 से लगी हूँ, जब मेरे को 2,500 रुपये पगार मिलती थी। 2,500 में 1 महीना काम किया। जब से लगी हुई हूँ, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो पहले पढ़ो शिक्षा निकली थी ना, उसमें मैं साक्षर हुई हूँ। उस आधार से मेरे को लगाया गया और मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जब से मैं लगी हुई हूँ तो अभी तक के मैं कार्य कर रही हूँ। मेरे को फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए सताने लगी सर। तो मैं जब पढ़ी नहीं थी तो मेरे को डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलते। फिर भी मैं गई स्कूल तो उनने बोले कि नहीं, बोले यहाँ का तो रिकॉर्ड जल चुका। बोले फिर एक बार गई तो नहीं, बोले यहाँ का रिकॉर्ड तो चोरी हो गया है। बोले हाँ, तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। उनका कहना ये है कि बोले आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो बोले आप लिखित में दो कि मेरी आयु हो चुकी है, हाँ मैं 63 साल की हो गई, ये बोले, या फिर बोले दूसरा ऑप्शन ये है बोले कि सही मार्कशीट लाओ, या तीसरा ऑप्शन ये है बोले कि 20,000 रुपए दो 1 साल के लिए। आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष उमा गोलेंद्र ने उक्त महिला पर्यवेक्षक पर अवैध रूप से पैसों की वसूली करने का आरोप लगाया है। मामला ये है सर कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सहायिकाएं हैं, उनसे अवैध रूप से पैसा ले रही है। बोल रही कि मानदेय के पैसे दो, जबकि ये पैसा नहीं लगता। MPR के पैसे दो, MPR के भी पैसे नहीं लगते। आधार जो लिंक हो रहा है, बच्चों से जो हम आधार कार्ड मांग रहे हैं, गर्भवती महिलाओं से जो आधार कार्ड मांग रहे हैं, वो कंप्यूटर में लोड करवाने के एक बच्चे पर 3-3 रुपए की मांग की है। तो ऐसे यानी पूरे परियोजना स्तर पर ही ऐसा चल रहा है। तो जैसे आपके सेक्टर में जो सिकंदर सेक्टर है, तो हाँ। कितने वहाँ पे केंद्र है? वहाँ 25 केंद्र है, 25 कार्यकर्ता और 25 सहायिका। तो कितने रुपए की मांग की जाती है? एक महीने में 400 रुपए 500 रुपए ऐसी मांग रही है। तो 8 साल से ये देते आए हैं। इनको दबोच के रखा गया था कि ये मेरे अपोजिट ना बोले। जब हम हड़ताल भी करते थे तो ये कार्यकर्ताओं को दबोच लेती थी कि तुम हड़ताल पर नहीं जाओगे। बेचारी हड़ताल पर नहीं आती डर के मारे। पर आज कार्यकर्ता में एकता इतनी आ गई, इतनी सक्षम हो गई है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। तो अभी किस तरह से काम करने में कोई प्रभावित भी हो रहे होंगे लोग? सर वो मानसिक रूप से कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। तो शासन की जो भी योजना आती है ना, तो हम ढंग से नहीं कर पा रही। वहाँ की कार्यकर्ताएं जो बहनें हैं सहायिका। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान परियोजना अधिकारी पीयूष बोपचे ने उक्त महिला पर्यवेक्षक को कार्यालय अटैच कर जांच शुरू होने की जानकारी दी है। मेरा नाम पीयूष बोपचे, मैं CDPO वारासिवनी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिकंदरा सेक्टर के द्वारा हमारे पास 8 तारीख और 11 तारीख को शिकायत की गई है। इसके बाद कल जनसुनवाई उनके द्वारा शिकायत की गई है श्रीमती सिकंदरा सेक्टर के सुपरवाइजर के खिलाफ। उनके लिए हमने उनका सेक्टर परिवर्तन करके उन्हें हमने ऑफिसर अटैच कर लिया और सिकंदरा सेक्टर का प्रभार श्रीमती सरिता वैष्णव को दे दिया। सर, जो आरोप लगाया गया, आरोप कहाँ सत्य बात है? देखिए, आरोप सत्य है या निराधार है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच के लिए डीपी मैडम के द्वारा कमेटी बनाई गई है श्रीमती दीपमाला सोलंकी सहायक संचालक की अध्यक्षता में। वो कमेटी जांच करेगी, इसके बाद ही कुछ पता चलेगा। सर, पूर्व में इस तरह की शिकायतें आई थी सर आपके पास? पूर्व में नहीं आ गई, इसी महीने ही उनकी शिकायतें आ गई। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं क्या कहना है सर? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है उन्होंने अपना पूरा ज्ञापन दिया है डिटेल में, कब किस चीज के बारे में शिकायत की है उन्होंने। क्या लगता है सर, शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए राशि की मांग की जा रही है? देखिए, राशि की मांग की जा रही है, नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप तो है, बट वो मैं तभी कह सकता हूँ जब जांच की जाएगी। जांच के पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी आज दोपहर में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला अध्यक्ष भजन वल्के ने कहा कि पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने सहित कई मांगे लंबित हैं। उनकी मांगों को 1 अगस्त तक निराकरण नहीं किया गया तो पंचायत सचिव संगठन द्वारा 8 अगस्त से प्रदेश स्तर पर महा आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि महासंघ बोले तो पंचायत संगठन में हमारे प्रदेश में कितनी संख्या है, और मुझे कुछ साथियों ने नेतृत्व दिया था, तब यही महासंघ के लोग ये छोटा सा मेट संगठन उनका नेतृत्व बनने का अधिकारी था, इसलिए बना भी उनकी भावनाओं को समझ के, और मैंने उनकी लड़ाई भोपाल में लड़ी। तब ये महासंघ के लोग यहाँ बालाहाट में आकर तक किया, पूरी गोपनीय बातों को जानकर बोले अब तो प्रसाद मिलने वाली है, सारा पूरा सब कुछ तैयार हो गया है मार्ग, अब उस पर दौड़ना है। अब मैं यहाँ से अलग निकलकर बोलूँ नहीं, मैंने एक अलग संगठन बना लिया और ये उपलब्धि मुझे मिल गई। हमारे प्रांतीय संगठन के आह्वान पर प्रदेश स्तर से जो शेड्यूल तैयार हुआ था वो 21 से 23 मई और 25 से 27 मई ये जून, उसमें ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाना तय हुआ था। उसी तारतम्य में हम अपनी 13 सूत्री मांगे जो है, जिसमें अभी हमें 6वां वेतनमान का आदेश जारी हुआ, लेकिन जो सहायक अध्यापक के बराबर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें घोषणा करी थी, लेकिन जो सहायक अध्यापक के बराबर जो वेतनमान हमें मिलना चाहिए था वो गणना पत्रक जो है अभी तक मतलब वो अधर में रखा हुआ है, जिसके आधार पर जो सहायक अध्यापक के बराबर हमारे को वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। और हम अभी आगामी 3 माहों के अंदर अभी विधानसभा चुनाव जो नवंबर में होने जा रहे हैं, उसके पूर्व में हम अपने मांगों में 7वां वेतनमान भी जो अगर सहायक अध्यापकों को दिया गया है तो सहायक अध्यापकों को 7वां वेतनमान दिया गया तो सचिवों को क्यों नहीं, तो उसके संबंध में भी हम अपने 7वें वेतनमान को जो एक साथ 2018 से मतलब हमारे 7वें वेतनमान दिया जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पूर्व में अपने घोषणा में कहा था कि पंचायत सचिवों को 50% सचिवों को पदोन्नति समन्वयक अधिकारी के पद पे किया जाएगा, वो भी अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, वो भी हमारे इसमें पेंडिंग में रखा हुआ है। और इंश्योरेंस जो था हेल्थ इंश्योरेंस की उसने घोषणा करी थी वो भी नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारी 13 सूत्री मांगे जो है वो आज भी मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें नहीं दिया है, इसलिए हमने अब विधानसभा चुनाव के पूर्व में अपने ज्ञापन के माध्यम से एक अल्टीमेट प्रांतीय संगठन के माध्यम से हम लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धरपीवाड़ा के किसान रामप्रसाद बाहेश्वर की कीटनाशक दवा के प्रभाव में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामप्रसाद बुधवार की सुबह खेत में कृषि कार्य करने गया था, जहां कीटनाशक दवा के प्रभाव में आने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। बेहोश अवस्था में रामप्रसाद को उनके परिजनों द्वारा घर लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पहुंचे 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा रामप्रसाद को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। ये रामप्रसाद नाम मृतक जो है रामप्रसाद है, और ये सुबह 7 बजे करीब कृषि कार्य के लिए खेत गए हुए थे पत्नी के साथ में, और कुछ खरपतवार नाशक दवाइयों को भी लेके गए हुए थे। जानकारी ऐसी बताया गया है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद अब 1-8 घंटे दवाई मारा, उसके बाद में जुताई करने के लिए चला गया। लेकिन उस बीच में उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी उसकी, तो थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि बेहोशी हुआ।
बेहोशी आ गई। बेहोशी हालत में उनकी पत्नी फिर घर आई, करीबन एक आधा किलोमीटर। दोनों साथ में जाए? नहीं, वो बेहोशी हालत में वहीं रहा। हाँ। वहीं रहा तो फिर उनकी पत्नी बताने आई घर में बताने, तो उनके लड़का और पड़ोसी लोग सब जब गए तो बेहोशी हालत में उसको उठा के लाए। फिर उसको उठा के लाने के बाद में जैसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर को फ़ोन किए, फिर 108 को भी फ़ोन किया। 108 किसी कारणवश लेट हो गई तो करीबन 1-1.5 घंटे बाद में उसकी मृत्यु। मेरे द्वारा राम प्रसाद पिता स्वर्गीय मेहतर भायेश्वर जाति मरार निवासी धरपीवाड़ा, इसका पोस्टमार्टम किया गया है। मैंने पोस्टमार्टम की लाश को लाने के बाद शव के विच्छेदन हेतु जैसे ही रखा था, मर्चुरी में जाने के बाद मैंने देखा कि इसके मुंह से स्पष्ट रूप से सफ़ेद रंग की झाग निकलती है। ये झाग जो होती है किसी भी आर्गन और फास्फोरस दवाई की होती है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस आदमी की मौत किसी न किसी दवा के मात्रा के अत्यधिक होने के कारण हुई है। अब उसका शव का विच्छेदन किया गया, बॉडी का डिसेक्शन किया गया, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से जो दिखाई दे रहा है फेफड़े और हार्ट के अलावा पेट में वही सफ़ेद दवा जो मोस्ट प्रॉबेबली आर्गन फास्फोरस या थायराइड होती है, इसको मैंने स्पष्ट रूप से देखा हुआ। कहा जाता है कि किसान ने आत्महत्या जहर खा के आत्महत्या की है। हाँ, एक बार भी पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है कि इसने, अब किसान ने करे या एनीबॉडी किसी ने भी करे, पर इसकी मौत जो है जहर के कारण ही हुई है। आर्गन लालबर्रा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम के अंतर्गत आने वाले ग्राम जाम टोला में मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे ट्रैक्टर में लगे नागर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल चालक रवि प्रसाद ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बुधवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रानी कोठार रानी टोला निवासी रवि प्रसाद ठाकरे अपने 3 वर्षीय बालक शौर्य के साथ मोटरसाइकिल से जाम से बवरिया जा रहा था। उसी दौरान विपरीत दिशा में आ रहे एक ट्रैक्टर से रवि प्रसाद की मोटरसाइकिल टकरा गई। ट्रैक्टर में लगे नागर की चपेट में आने से रवि प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि बालक शौर्य को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी रवि प्रसाद को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में भर्ती किया गया था, जहां से गोंदिया रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुलाजिम मैंने स्पष्ट रूप से जो देखा था वो ये था कि दाहिने पैर के नीचे, दाहिने पैर में घुटने के नीचे से सेपरेशन ऑफ दोनों पार्ट अलग हो गए थे। इस कदर पैर कटा हुआ था कि इससे घुटने से और एड़ी के बीच का संबंध विच्छेद हो गया था। जो पैर की दोनों हड्डी टीबिया और फेबुला के फ्रैक्चर होने के कारण, फ्रैक्चर ऐसा हुआ था जो कंपाउंड फ्रैक्चर है, गिरती टूट के पूरे उसके पैर के अंदर आ गई थी और मांसपेशियां पूरी सड़क हो गई थी। इस हालत में इसका फर्स्ट एड करने के बाद जिला चिकित्सालय बालाघाट को रेफर किया गया था। चूंकि मैंने मुलाजा किया था तो उसी समय मैंने लिखा भी है कि इस आदमी की हालत डेंजरस टू लाइफ। ये आदमी निश्चित रूप से इसकी लाइफ जो है डेंजरस अवस्था में और किसी भी समय इसका अहित हो सकता है। इसके बाद चूंकि मैंने आज उसका पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम में भी स्पष्ट रूप से जो हुआ है कि इस आदमी की मृत्यु जो है, उपरोक्त आदमी की रवि प्रकाश की मृत्यु जो है अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है और उसी सडन शॉक में ये चला गया है। जिला पंचायत के सभागार में आज सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती अनुपमा नेताम, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती मंजूषा राय सहित समस्त जिला पंचायत सदस्य और ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनुपमा नेताम ने जिले के दूरस्थ क्षेत्र की शालाओं के भवन शीघ्र बनाए जाने का विषय रखा। इसी तरह सदस्यों ने अपने अपने विषय रखे। पूरा निकल चुका था, पूरे मध्य प्रदेश में वो बंद हो गया था, तो उतना पैसा निकालने के लिए अलग से परमिशन लेकर के किया गया है, इसलिए उसमें टाइम लगा है। बाकी सब जगह का लगभग सब सही बात है, लेकिन
वहीं जिला पंचायत सदस्य दलसिंह पंद्रे ने ग्राम बोदा के छात्रावास भवन का निर्माण कार्य विगत 10 वर्षों से अधूरा होने का मामला सदन में रखा। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ न होने पर 1 जुलाई से भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। मेरा एक ही मुद्दा था, जो आदिवासी बालक छात्रावास बोदा में निर्माणाधीन है 2009-10 से, जिसका काम अधूरा है, जिससे बच्चों को रहने में आवश्यकता है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार उसको जुलाई से चालू नहीं करता तो मैं आज सदन के माध्यम से बता चुका हूँ कि मैं पुनः भूख हड़ताल में जाऊँगा। और कुआ का जो एकलव्य छात्रावास का मामला है, वो क्या मामला है? वो वहाँ जो प्रिंसिपल था पहले, वो बहुत भ्रष्ट और मक्कार अधिकारी था। उसको हटाने के लिए हमने आंदोलन किए थे, शासन से जानकारी मिला कि उसे हटा दिया गया है, तभी वहाँ की व्यवस्था ठीक समझ में आया। ऐसे कुछ जानकारी मिलती थी कि वहाँ पर बहुत सी अनियमितताएं हैं, किस प्रकार की अनियमितताएं वहाँ सामने आई थी? अनियमितताएं क्या है, वो जो प्रिंसिपल था वो मनमानी अपने स्वेच्छा से करता था, कुछ भी नियम लागू करता था, जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं करता था। ऐसी स्थिति में हमको आंदोलन करना पड़ा। तो आज आपको यहाँ से क्या आश्वासन मिला? 1 सप्ताह में DPR पेश कर देंगे, बोले हम बनाना शुरू कर देंगे। भरवेली अर्जुन कॉलोनी में वर्ष 2016 में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी उत्तम कुमार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने 36,000 रुपए के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विद्वान अदालत ने पत्नी 1.5 वर्षीय मासूम और साली की हत्या को गंभीरतम अपराध मानते हुए हीरापुर निवासी उत्तम कुमार को अर्थदंड सहित मरते दम तक कारावास में रहने की सजा दी है। आपको बता दें कि आरोपी ने 10 जून 2016 को अपने ससुराल में अपनी पत्नी लक्ष्मी उर्फ नीलू, बेटी खनक, रिश्ते की साली सुनीता उर्फ अनीता को बेरहमी पूर्वक कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी सुनवाई पूरी होने पर माननीय अदालत ने आरोपी उत्तम कुमार को 36,000 रुपए के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये अपने माननीय विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती के न्यायालय में भरवेली का एक मामला था, जिसमें अभियुक्त उत्तम ताराम ने अपने ही पत्नी, बच्ची एवं साली की हत्या की थी और एक साली को जान से करीब मार के ही छोड़ा था, बच गई संयोग से। तो घटना इस तरह की थी कि ये 10/6/2016 को अपनी ससुराल में ही उत्तम ताराम जो है हीरापुर चौक भरवेली में ससुराल में पिछले 1 महीने से रह रहा था। उस दिन संयोग से जो इसका ससुर है बेनी राम, वो अपने लड़के प्रदीप के साथ लाल बरना कंजई कहाँ दवाई लेने हुए उनके लिए गया हुआ था और पत्नी उसकी किसी पड़ोस वड़ोस में बाहर चली गई थी बैठने के लिए। घर में उत्तम ताराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उसकी करीब 1.25 वर्ष की बच्ची खनक, उसकी ममेरी साली सुनीता उर्फ अनीता तथा सगी साली स्वाति, ये लोग घर में थे। तीनों हत्याओं में पृथक पृथक, लक्ष्मी की हत्या में मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास, खनक की हत्या के अपराध में आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक और सुनीता उर्फ अनीता के हत्या के अपराध में मृत्यु पर्यंत तक आजीवन कारावास तथा तीनों अपराधों में 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड। धारा 307 के अपराध में स्वाति की हत्या के प्रयास के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड और जेवरात चोरी के अपराध में धारा 379 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार आरोपी उत्तम ताराम संपूर्ण जिंदगी जेल में रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती और जेल में ही बिताएगा।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की विद्वान अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसका बलात्कार करने के मामले में ग्राम सालीवाड़ा निवासी आरोपी राजेश यादव को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 22,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 17 फरवरी 2015 को नाबालिग लड़की के माता पिता रामायण के कार्यक्रम में मंदिर गए थे। लड़की अपनी दादी के साथ घर पर थी, तभी आरोपी राजेश यादव द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले जाया गया था, जहां बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी सुनवाई पूरे होने पर माननीय न्यायालय ने आरोपी राजेश यादव को उक्त सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के अनुकूल माहौल बन गया है। बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक हवा के कम दबाव की द्रोणिका देखी जा रही है। जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मानसून के इस अनुकूल वातावरण के बीच मंगलवार रात और बुधवार की सुबह जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में झमाझम बारिश देखने मिली। इस रिमझिम बारिश ने जहां लोगों को उमस और गर्मी से निजात दिलाई है, वहीं दूसरी ओर इस रिमझिम बारिश को देख मानसून पर निर्भर रहने वाले किसानों ने भी कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं अब किसान मूसलाधार बारिश होने की राह देख रहे हैं। युवा कांग्रेसी नितिन भोज को युवा कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से जिले के युवा कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त हो गया है। इसी तारतम्य में मंगलवार को लालबर्रा के हाई स्कूल मार्ग पर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेश विक्की गौतम के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर हर्ष जताया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेश गौतम ने कहा कि नितिन भोज को प्रदेश स्तर की जवाबदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित ही इसका फायदा आगामी चुनाव में पार्टी को मिलेगा। आजा मलकान भाई, गाड़ी करो। मैं देवेश विक्की गौतम यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ लालबर्रा। किस संबंध में आतिशबाजी की जा रही है? हमारे बड़े भाई नितिन भोज जी जो युवा हमारे बालाघाट के युवा नेता हैं, हमारे सबके छोटे भाई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आज उनको माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, केशव चंद्र यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उनको बालाघाट नितिन भोज जी जो हमारे बालाघाट से हैं उनको प्रदेश स्तर की जवाबदारी दी गई है, उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये सब हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बालाघाट में प्रदेश स्तर की जवाबदारी हमारे बड़े भाई नितिन भोज जी को दी गई है। आज तक उन्होंने यूथ कांग्रेस के लिए हमेशा संघर्ष किया है, इसका फल आज हमारे सामने है और हम सब लोग युवा लोग मिलकर नितिन भैया, हमारे अम्मू भैया के साथ पार्टी के हित में काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। और चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्षवर्धन सतपाल ने विधानसभा के दावेदारों से की बंद कमरे में मुलाकात। दावेदारों के दावों का किया आंकलन, तैयार किया रिपोर्ट कार्ड। भरवेली ट्रिपल मर्डर केस में बुधवार को अदालत ने सुनाया अहम फैसला। हत्या के आरोपी उत्तम कुमार को 36,000 रुपए के अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा। पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाओं ने रखा निर्जल व्रत। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में की गई वट पूजा।
नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला। मामले के आरोपी राजेश उर्फ गोलू को 22,000 के अर्थदंड के साथ 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और जिला पंचायत में हुई सामान्य सभा की बैठक, ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।